लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आन ट्रेन के जरिए मेन सिटी पे पहुंच चुका था। वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख के आन हैरान था। ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट होता है, डियर पैसेंजर, अभी मेन सिटी में लिविंग रिसोर्सेज की कमी चल रही है। लाइट हाउस एंड गार्डन ऑफ ईडन में जितने भी रेसिडेंटल एरिया थी वो सब भरी हुई है, इसीलिए आपको टेम्पररी के लिए मिलिट्री रेसिडेंटल एरिया में रहना होगा। आईडी कार्ड के जरिए आप अपना एड्रेस का पता कर सकते हैं एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का आप प्लीज वेट कीजिए। ये सुन के आन अपना आईडी कार्ड ढूंढने लगता है, तभी वहाँ पे मौजूद कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि हमारा एड्रेस बहुत ही अलग अलग है। समझता हूँ जो लोग लाइट हाउस एंड गार्डन ऑफ ईडन में रहते हैं वो सेफ रहते हैं एंड जल्दी नहीं मरते हैं, इसीलिए वहाँ का रेसिडेंटल एरिया फुल है। पर मिलिट्री के लोग कम होते जा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे काफी जगह खाली पड़ी है, हम लोग वहाँ पे रह सकते हैं। आन पॉकेट से अपना आईडी कार्ड बाहर निकालता है। उसके आईडी कार्ड में एक नंबर शो हो रहा था। इन नंबर्स का एक मतलब रहता है। आन सोचने लगता है 3 का मतलब है ह्यूमन बेस, 1 का मतलब है मेन सिटी एंड बाकी के नंबर्स मेरा बिल्डिंग नंबर 24 है, यूनिट 04, फ्लोर 37 एंड रूम 02 है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ट्रेन एक जगह पे रुक जाता है। उनके अंदर अनाउंसमेंट होता है, डियर पैसेंजर, जो लोग बिल्डिंग नंबर 24 में रहने वाले हैं वो नीचे उतर सकते हैं। अनाउंसमेंट सुनने के बाद कुछ लोग ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। आन का बिल्डिंग नंबर 24 था, इसीलिए वो भी ट्रेन से उतर जाता है। इसके बाद हमें एक बड़े से बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे नंबर 24 लिखा हुआ था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आन लिफ्ट के जरिए फ्लोर 37 पे पहुंच चुका था। लिफ्ट से बाहर निकलने के दौरान आन सोचता है 37 फ्लोर टॉप फ्लोर है, केलिन नीचे फ्लोर में रह रहा है, ये कितना कोइंसिडेंट है। देन वो अपने रूम के सामने पहुंच जाता है। डोर में लगे सेलो टेप को आन हटा देता है। देन वो रूम के अंदर एंटर करते हुए सोचता है ये रूम आउटर सिटी से काफी बड़ा है एंड यहाँ पे किचन एंड बाथरूम भी है। इसके अलावा एक दूसरा कमरा भी है। देन वो टीवी को देखते हुए सोचता है ये ब्लैक स्क्वायर चीज टैबलेट कंप्यूटर की तरह लग रहा है, मैंने बॉस जियाओ के घर पे इसे इस्तेमाल किया है। देन वो टीवी स्क्रीन को ऑन करता है। टीवी पे न्यूज चल रहा था। न्यूज रिपोर्टर कहता है आउटर सिटी से लोगों को सेफली मेन सिटी तक पहुँचाया जा चुका है। मेन सिटी में इमरजेंसी डिफेंस एक्टिव हो चुका है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड फ्रंट सेंटर, बेस के लोगों को 5 से 10 साल लग जाएगी एक न्यू जनरेशन को ग्रो करने के लिए। लाइट हाउस ने कहा कि इस समय के दौरान बाहर में मौजूद मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस हो जाएंगे म्यूटेशन की वजह से। इंसानों का जीन उन तक ना पहुंचने के लिए लाइट हाउस ने यूनाइटेड फ्रंट सेंटर को सजेस्ट किया है कि अगर वो बाहर सोल्जर्स भेज रहे हैं तो उन्हें सावधानी बरतनी होगी। न्यूज रिपोर्टर मिस्टर चेन को दिखाता है जो कि लाइट हाउस का रिसर्चर था। मिस्टर चेन बोलता है जैसा कि हम सब लोगों को पता है आर्थ्रोपोड मॉन्स्टर हाई रिस्क एरिया में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता है। ब्रीडिंग के दौरान उन्हें न्यूट्रिशन एंड जेनेटिकली सुपीरियर एनिमल का फ्लेश चाहिए होता है। इसके अलावा वो ब्लड में अपना अंडे देते हैं। हमें ऐसा सस्पेक्ट हो रहा है कि इसी रीजन की वजह से उन लोगों ने ह्यूमन बेस पे हमला किया था। आफ्टर ऑल एक स्पेसीज के लिए रिप्रोडक्शन ही सब कुछ होता है, इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कि ये पता नहीं चल पाया कि उन्होंने झुंड में हमला करने का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। मुझे डर है कहीं उन्होंने ह्यूमन जीन को ऑब्जर्व तो नहीं कर लिया। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आउटर सिटी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब ह्यूमन जीन की लीकेज होने की संभावना काफी कम है। हमें उन मॉन्स्टर्स को कोई भी मौका नहीं देना चाहिए जीतने का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको किसी भी चीज को लेके चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मेन सिटी पूरी तरह से सेफ है। इस मेन सिटी में ह्यूमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है। यहाँ पे आप खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। बाहर से कोई भी मॉन्स्टर इस जगह को अटैक नहीं कर पाएगा। मुझे न्यूज सुनने को मिला है कि रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अभी इम्प्रूव हो रहा है। इस बार ईडन में न्यूबॉर्न बच्चों की संख्या बढ़ रही है। हमारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा। देर के बाद न्यूज ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाता है। आन एक दूसरे रूम में एंटर करता है। वो विंडो के जरिए देखता है कि बाहर एक बड़ा सा टावर है। वो सोचने लगता है ये ब्लैक राउंड टावर सभी बिल्डिंग से बहुत ही ऊंचा है, शायद ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर होगा। कुछ देर के बाद उसे भूख लगने लगता है। वो रूम से बाहर निकलते हुए सोचता है मैंने सुना था कि यहाँ पे एक कैंटीन है। तभी वो देखता है कि उसके अपोजिट साइड में जो डोर है वहाँ का सील को रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कोई वहाँ पे रह रहा है। देन वो लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है एंड सोचता है मुझे परवाह नहीं मेरे नेबर्स कौन रहेंगे।
मैं बस शांति से आज का दिन खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह उसका फोन बजने लगता है। वो नींद में कॉल रिसीव करता है। एक पर्सन उसे कॉल में बोलता है सारे सिविलियन स्टाफ जो आउटर सिटी से ट्रांसफर हुए हैं उन्हें गार्डन ऑफ ईडन पे इकट्ठा होना होगा। सुन के आन अपने बाथरूम की ओर जाने लगता है। वो ब्रश करते हुए सोचता है रात को मैंने मेन सिटी का मैप एंड सारे मैनुअल्स को देख लिया था। इस मेन सिटी में ऑलमोस्ट 20,000 अडल्ट रहते हैं जिनमें से 70% सोल्जर्स हैं और बाकी के लोग साइंटिफिक रिसर्चर्स एंड सिविलियन स्टाफ हैं। मेन सिटी के बाहरी इलाके में मिलिट्री बेसेस, ट्रेन स्टेशन एंड कुछ रेसिडेंटल एरियाज हैं, जबकि मेन सिटी के अंदर 3 इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। सबसे पहला है यूनाइटेड फ्रंट सेंटर। ये सोल्जर्स के लिए है, यहाँ से हथियार एंड सप्लाईज भेजे जाते हैं। सेकेंड में है साइंटिफिक रिसर्च सेंटर। इस जगह पे रिसर्च किया जाता है। इसे लाइट हाउस भी कहा जाता है। यूनाइटेड फ्रंट सेंटर एंड लाइट हाउस दोनों बिल्डिंग एक दूसरे के पास है। ये दोनों बिल्डिंग एक दूसरे से एक ब्रिज के जरिए कनेक्टेड है। इन दोनों बिल्डिंग्स को ट्विन टावर कहा जाता है। आन तैयार होकर ट्रेन पे बैठ जाता है ईडन गार्डन जाने के लिए। वो सोच रहा था थर्ड इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट का नाम बहुत लंबा है। उस जगह का नाम है ब्रीडिंग, कल्टीवेशन एंड एजुकेशन सेंटर। ये सेंटर 2 इम्पोर्टेंट काम करता है। आन सोचने लगता है पहला ये है कि ये फूड एंड न्यूट्रिशन बेस को प्रोवाइड करता है। शायद वहाँ पे पोटैटोस ग्रो किए जाते हैं। देन आन आगे सोचता है उस सेंटर का दूसरा काम है ह्यूमन बेबीज को एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्योंकि उस जगह का नाम बहुत बड़ा है इसीलिए उसे गार्डन ऑफ ईडन भी कहा जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आन उस जगह पे पहुंच चुका था। आन खड़े होकर ट्विन टावर्स को देख रहा था। वो आज से ईडन गार्डन में काम करने वाला है। आन सोच रहा था मेरे स्पोर छोटे, सॉफ्ट एंड व्हाइट रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ ह्यूमंस बेबी छोटे में कैसे दिखते होंगे। देन वो सोचने लगता है अगर मैं इंसानों के बच्चों का देखभाल करूंगा क्या इससे मुझे अपने स्पोर को देखभाल करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। लगता है ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता। के बाद हमें दिखाया जाता है कॉलिन एंड आन एक टीचर को फॉलो कर रहे थे। वो दोनों जब एक लंबे कॉरिडोर से गुजर रहे थे उन्हें सुनाई देता है उस अच्छी रात को ज्यादा जंटल ना बने। क्लासरूम में मौजूद बच्चे इस पोएम को पढ़ रहे थे। टीचर लिन उन दोनों को ऑफिस रूम के अंदर ले जाता है एंड पूछता है क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है। कॉलिन बोलता है यहाँ पे सब ठीक है। लिन कहता है यहाँ का कंडीशन बाहर के आउटर सिटी से काफी अच्छा है। इस ऑफिस को छोड़ के इस कॉरिडोर में टोटल 10 रूम्स हैं। 5 क्लासरूम्स हैं एंड बाकी डॉर्मेटरीज है बच्चों के लिए। डॉर्मेटरी में बच्चों के लिए बेड्स बिछाए गए हैं। वहाँ पे एटलीस्ट 100 लोग तो रह सकते हैं। इस गार्डन ऑफ ईडन पे ऐसे ही 10 कॉरिडोर्स मौजूद हैं। यहाँ पे टोटल 4000 बच्चे रहते हैं एंड उनकी एज ऑलमोस्ट 6 ईयर्स ओल्ड है। जब इन बच्चों की उम्र 6 साल से ज्यादा हो जाती है उन्हें सिटीज में भेज दिया जाता है एडॉप्शन के लिए। पर अभी आउटर सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है इसीलिए जो बच्चे 6 साल से ऊपर हो चुके हैं मेन सिटी को उन सारे बच्चों के एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा। अच्छा हुआ कि तुम दोनों यहाँ पे मेरी मदद के लिए आए हो। जिन बच्चों की उम्र 6 साल से ज्यादा है उन बच्चों को तुम्हें संभालना होगा। ये सुन के आन ओके बोलता है। टीचर लिन बोलता है अभी तक आगे की एजुकेशन अरेंजमेंट्स नहीं हुई है। तुम दोनों इस जगह से फेमिलियर नहीं हो इसीलिए तुम मुझे फॉलो करो। लिन उन्हें टेक्स्ट बुक एंड शेड्यूल देते हुए कहता है तुम्हें सबसे पहले इन्हें देखना होगा। अगर तुम्हें कुछ भी पूछना होगा तो तुम मुझे पूछ सकते हो। उन टेक्स्ट बुक को देखते हुए आन सोचता है ये लैंग्वेज एंड लिटरेचर टेक्स्ट बुक है। आन उस टेक्स्ट बुक को ओपन करते हुए सोचता है यहाँ पे बहुत सारे स्टोरी एंड पोएम लिखी गई है। इन सब चीजों में आन जी बहुत अच्छा था क्योंकि वो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था। देर के बाद आन चेयर पकड़ के क्लासरूम के पास जाने लगता है। वो सोच रहा था अभी क्लास का टाइम होने वाला है। आज मेरा टास्क है क्लासरूम में बैठ के सब कुछ सुनना। मुझे ये भी रिकॉर्ड करना होगा कि बच्चे सुन रहे हैं या नहीं। लिन ने मुझे कहा है कि अगर बच्चे कुछ सवाल पूछेंगे या फिर कोई आंसर देंगे तो मुझे उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स देना होगा। के बाद हमें दिखाया जाता है वो क्लासरूम में सबसे पीछे बैठा हुआ था। सोच रहा था अगर बच्चे बदमाशी करेंगे तो मुझे उनका पॉइंट माइनस करना होगा। आन को देख के सारे बच्चे उसे घूरने लगते हैं। तो बच्चे आन को घेर लेते हैं। एक बच्ची पूछती है क्या आप नई टीचर हैं? आन हाँ बोलता है और एक बच्ची बोलती है वाओ आप कितने ब्यूटीफुल हैं। इसके लिए आन उसे थैंक यू कहता है। तभी और एक बच्ची आके पूछती है आपका नाम क्या है? आन उन्हें अपना नाम बताता है। देन वो बच्चे अपना अपना नाम भी बताने लगते हैं।
इसके बाद हमें और एक बच्ची को दिखाया जाता है जो दूर से आन को देख रही थी, पर वो कुछ बोलती नहीं है। कुछ देर के बाद लिन क्लासरूम में एंटर करता है। वो सारे बच्चों को कहता है अभी क्लास का वक्त हो चुका है, सारे बच्चे अपने अपने सीट पे जाके बैठ जाओ। ये सुन के वो सारे बच्चे भागते हुए अपने सीट में बैठ जाते हैं। लिन उन बच्चों को कहता है बुक के लास्ट में जो पोएम लिखा हुआ है उसे फिर से सब लोग साथ में पढ़ो। सारे बच्चे एक ही साथ उस पोएम को पढ़ने लगते हैं। आन भी उस पोएम को सुन रहा था। पोएम पढ़ाने के बाद लिन पूछता है क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जो तुम समझ नहीं पाए। ये सुन के एक बच्ची अपना हाथ उठाती है। उस बच्ची का नाम था बाई। लिन ने जो पोएम पढ़ाया था वहाँ पे एक लाइन था, अच्छी रातों में जेंटल मत बनो। इस लाइन के ऊपर बाई सवाल करती है कि हम लोग जेंटली रात को क्यों नहीं जा सकते। बाई ने टीचर से सवाल पूछा था, इसीलिए आन उसे 1 पॉइंट देता है। आन सोच रहा था मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है। वो आगे सोचने लगता है खाई में या ह्यूमन बेस पे। उसने कई बार दिन को रात होते हुए देखा है। वो बिना किसी प्रतिरोध के जेंटली जमीन के ऊपर उतरता था। तभी लीन बोलता है इस साल ये लास्ट टेक्स्ट तुम्हारा आखिरी कोर्स होगा। इसका मीनिंग थोड़ा अलग है, इसीलिए तुम लोगों को समझने में दिक्कत हो सकती है। लिन उस लाइन को व्हाइट बोर्ड में लिखता है। लिन ने व्हाइट बोर्ड पे लिखा था कि अच्छी रातों पे जेंटल मत बनो। लेकिन वो बच्चों से कहता है इसका मतलब ये है कि डेथ को जेंटली स्वीकार मत करो। ये सुन के आन हैरान हो जाता है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।